गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है 1.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या आपको दर्शा के लानी है, तो हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे। तो माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। और हमें निकालना क्या है? हमें सिद्ध कराना है अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। परिमेय क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या ये कहें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर a/b लिखा है तो b डज नॉट इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है। जबकि अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मान लिया कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मान के चलेंगे, जो में लेके आना उससे दूसरा मान के चलेंगे। तो इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। अगर परिमेय संख्या है तो वो a/b के बराबर होगा, मतलब p/q के रूप में भी हो सकता है। मैंने यहाँ a/b लिया है तो आप p/q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 बराबर a/b, जहाँ पर a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। ये सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य वो होते हैं जिनमें जो सार्वगुणनखंड एक मिलता है। सार्वगुणनखंड जो होता है हमारे पास, सार्वगुणनखंड वो क्या है? वो हमारा एक मिलता है। ऐसे दो नंबर जिनका सार्वगुणनखंड एक मिलता है हमें, जैसे हमारे पास 2 और 3। 2 और 3 कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि इनमें सार्वगुणनखंड क्या मिल रहा है? एक मिलता है। क्योंकि अगर 2 के गुणनखंड करें तो 1 और 2, और 3 के करें तो 1 और 3। कॉमन क्या मिला? सार्वगुण कौन मिला हमारे पास? 1। तो 2 और 3 कैसे? सहभाज्य। तो a और b जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक हैं। और b डज नॉट इक्वल टू 0 के है। b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। b की 5 में गुना कर दी हमने, यहाँ पर b की इसमें कर दी, 1 की इसमें कर दी। तो √5 बराबर a। तो क्या किया अगले स्टेप में? दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, इतना हो गया। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कट जाएगा, तो सिर्फ 5 रह जाएगा। और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगली लाइन क्या होगी? हम क्या लिखेंगे अगली लाइन को? हम लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ये वाला a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर मैं ये कहूँ जी, ये लिखा हुआ है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर हम b स्क्वायर की बात करूँ तो इसकी वैल्यू निकालो तो जो 5 है इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो a स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब भाग होगा, विभाजित होगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखा हुआ था, उसका अगला स्टेप क्या बनता है? ये वाला बनता है जो मैंने अभी लिख के बताया आपको। ठीक है, यहाँ से जो b स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है a स्क्वायर बटे 5, तो यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। तो अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी क्यों होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ कि 25 है, 25 5 से भाग हो जाता है। मान लिया a स्क्वायर की जगह क्या है? 25 है, और 25 जो है 5 से विभाजित हो जाता है, देख कट गया 5 बार। ठीक है, तो a भी 5 से भाग होगा, a भी जो है 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो a 5 है और वो 5 से भाग हो जाए, वो भी एक बार कट गया, भाग गया। मतलब a हमारे पास 5 है और a का मैं स्क्वायर कर दूं, मतलब 5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या था? 25।
तो वो भी 5 से भाग हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित हो जाता है। तो एक तरीके से आपका समीकरण ये बन जाती है। तो मान लेते हैं जो ए यहाँ पर ए जो है, ये जो ए है इसकी जगह मान लेता हूँ ए बराबर 5c। ए बराबर 5c जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक यहाँ पर जो c लिखा ना 5c, c एक पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो a बराबर 5c है इसको हमने यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। तो 5b² बराबर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह लिख दिया 5c² यहाँ पर, ठीक है। तो 5b² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25, c का करेंगे तो c² हो जाएगा। और b² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25c² बटे 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 5 से कट जाएगा तो b² बराबर 5c² बच जाएगा। क्लियर। और तो यहाँ से क्या बात बनती है भाई, अभी मैंने दोबारा बता दे रहा हूँ, 5b² बराबर क्या हो गया था 25c² हो गया था। तो b² की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 25c² बटे 5 जो है नीचे आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो b² बराबर 5c² हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे अगली लाइन वही लिखेंगे जैसे हमने पहली समीकरण बनाई है उसी प्रकार से। यहाँ पे अब आया लास्ट में क्या, b² बराबर 5c² आया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि b² बटे 5 बराबर c²। यहाँ से जो 5 है उसके बटे में ले आए, तो यहाँ पे b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था a² 5 से विभाजित है और तो a भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ये मैंने समीकरण 2 बनाई है। यहाँ b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ये समीकरण 2 बना दी। और समीकरण 1 ये वाली थी कि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला है, समीकरण 1 और 2 से क्या है, a और b में 5 एक सार्वगुणनखंड है, 5 एक सार्वगुणनखंड है, मतलब एक कॉमन है। a और b में 5 कॉमन मिल रहा है, क्यों, b भी 5 से विभाजित हो रहा है और a भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये देखिए a भी 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर b भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो a और b में 5 एक सार्वगुणनखंड मिल गया, a भी 5 से भाग होता है, b भी 5 से भाग होता है, तो क्या है दोनों में क्या है 5 एक सार्वगुणनखंड मिल गया, 5 कॉमन मिल गया, ठीक है। जबकि हम ये मान के चले थे कि a और b सहभाज्य हैं, उनमें बस एक ही कॉमन मिलता है, लेकिन ये तो उस बात का अपोजिट हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, a और b में 5 सार्वगुणनखंड है और यह इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है कि a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, इस बात का विरोध कर रहा है। क्योंकि a और b हम मान के चले थे कि वो सहअभाज्य पूर्णांक है, और जो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं सिर्फ उनमें केवल और केवल एक कॉमन मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ मिल रहा है 5 और 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, और a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो जो क्या है √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a और b में 5 एक सार्वगुणनखंड है और इस बात का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और हम ये मान के चले थे a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और जबकि ये बात गलत सिद्ध हुई, a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ये a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करके लानी थी। सवाल हो गया, समझ में आया नहीं आया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। आपको देख लेना, जो मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है, यही कॉपी में उतारना है आपको, कोई चेंजिंग नहीं है, और आपको याद करना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके लाना है। तो क्या करेंगे, तुम अपोजिट मान के चलेंगे, जैसे पहले में करा था। क्या करके लाना है, अपरिमेय। तो हम क्या क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या। माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वहाँ लाना है अपरिमेय और हम मान के चल रहे हैं इसको परिमेय संख्या, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो वो a/b के रूप में होगा, इसलिए 3 प्लस 2√5 बराबर किसके लिख दिया हमने, a/b के। a/b के लिख दिया। तो a/b क्या है, जहाँ a और b एक सहभाज्य पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही लिख रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप एक क्वेश्चन को देख कर दूसरा का कर सकते हो। फिर अगली लाइन क्या होगी, अगली लाइन में हमने क्या किया है, यहाँ से जो 3 है, 3 को हम इधर ले आए, 2√5 यहीं रहने दिया, a/b वहीं के वहीं लिख रहा हुआ है, 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। 2√5 बराबर, ठीक है, नीचे क्या आएगा, एलसीएम b आ गया, नीचे एलसीएम b आ गया। यहाँ पर 3 का क्या मतलब है, 3/1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम b आ गया, b से b कट गया, b और यहाँ आ गया a माइनस 3b आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया a-3b अपॉन b, और जो ये 2 है वो 2 भी इसके यहाँ नीचे गुना में आ गया, तो ये अगले स्टेप बन गया यहाँ पे, ठीक है। √5 बराबर a-3b/2b, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक। देखो यहाँ पे क्या है, a b b, तो a और b पूर्णांक ही तो हैं, हम मान के चले थे यहाँ पर। क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्लियर, क्यों, आप समझ में आएगा आपको। a और b पूर्णांक है, ये जो है a और b पूर्णांक है। अगर पूर्णांक हैं तो जो ये पूरा संख्या जो आपकी है a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 9th क्लास में आपको बताया गया था, अगर पूर्णांक में से पूर्णांक आपको घटाए जाएंगे तो आपका पूर्णांक आएगा, ठीक है। पूर्णांक से पूर्णांक विभाजित करेंगे तो भी आपका क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या बनती है, ठीक है। ये इसका मतलब ये जो है यहाँ पर क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हमें से परिमेय संख्या कह रहे हैं तो इसको भी हमें परिमेय संख्या कहना पड़ेगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगली लाइन क्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वर्गमूल जो है वो पूरा नहीं निकलता। तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कंडीशन निकल के आई, ये बात तो कह रही है लाइन की ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये लाइन कह रही है ये अपरिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ, बात सही तो ये वाली है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम भी जानते हैं उसका जो वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। तो हम ये लिखेंगे, इससे हमें यह पता चलता है, ऊपर दिए गए कथन से हमें यह पता चलता है कि हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना लेकर चले थे हम, कह रहे ना, मानना मतलब हम कल्पना करके चले थे कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब जब हमने सॉल्व किया, इसमें हमने ये पाया कि जो √5 है वो कैसा निकल के आया, एक अपरिमेय संख्या निकल के आई। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करें तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें तब भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पूरी संख्या क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। तो हम कह सकते हैं अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके लेके आना था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। समझ आया कि नहीं आया।
एक बार वीडियो को रोक के दोबारा से एक स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को दोबारा से प्ले करके दोबारा से समझें कि क्या कहा है मैंने। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ भी आपको अपरिमेय सिद्ध करके लाना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपको ये है कि फिर दोबारा से आपको वही मान के चलना है, अपोजिट मान के चलना है। तो पहला है 1/√2 को अपरिमेय करके लाना है, दूसरे में 7√5 को अपरिमेय करके लाना है और तीसरे में 6+√2 को अपरिमेय करके लाना है। तो मैं कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। देखिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना मतलब हम कल्पना करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर 1/b होगा, क्योंकि a/b क्या है? a/b का मतलब हो गया वो एक p/q के रूप में लिखा हुआ है। a/b मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप p/q भी लिख सकते हैं। तो a/b के बराबर हमने लिख दिया उसको, क्योंकि हम इसने क्या माना? हमने परिमेय संख्या मानी है। और जहाँ पर a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं। a और b कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक मतलब जिसमें केवल एक कॉमन मिलता है हमें। और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। b जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है भाई, ये इसको कभी कुछ समझ लें, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ गलती से q लिख दिया था, जो क्योंकि हम p/q के रूप में जब लिखते हैं तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर q लिख दिया था वो गलती से। यहाँ a और b चला के चल रहे हैं हम, तो a और b के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो a और b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है, तो b डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये निकल के आएगा, या ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे पास ये इनका अपोजिट कर दें, 1/√2 है, इसका अपोजिट कर दें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो गया। और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके भी आप इसे दिखा सकते हैं, जैसे 1/√2 बराबर a/b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? b, और एक केस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2a। और यहाँ से वैल्यू हमें अगर √2 की निकालनी है तो क्या बन जाएगा? b/a बराबर √2। वही तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, b/a बराबर √2। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब फिर दोबारा से वही लाइन लिखेंगे जो अब तक लिखते आए हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं। a और b कैसे हैं? पूर्णांक हैं, इसलिए b/a क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांकों से मिलकर एक परिमेय संख्या बनती है। ठीक है, यहाँ पूर्णांक से पूर्णांक को भाग कर रहे हैं तो क्या बनेगी? परिमेय संख्या बनती है। इसलिए b/a क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 कौन सी है? ये वाली, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों पूर्णांक है। पूर्णांकों से मिलकर क्या बनता है? एक परिमेय संख्या बनती है। अगर ये परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है? ये √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? और परंतु हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर दोबारा से हम यही लिखेंगे, ये लाइन कहती है ये परिमेय है, ये लाइन कहती है ये अपरिमेय है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है। जो हम लेकर चले थे, क्या लेकर चले थे? कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना थी ये, लेकिन वो गलत निकली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब हो गया अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान के चल दिया इसको भी हम, क्योंकि हमें क्या करके लाना है? अपरिमेय लाना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या होगा? यहाँ पर 7 को नीचे ले आएंगे, b में गुना हो जाएगी। √5 बराबर a/7b। क्लियर भाई? यहाँ पे जो 7 है नीचे ले आए गुना में, b से गुना हो गई उसकी। फिर दोबारा से वही लाइन लिखेंगे। यहाँ पे जो a और b है, a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है।
समझ में आ गया। अगर ये पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों से मिलकर क्या बन रहा है, एक परिमेय संख्या बन रही है। तो a/7 भी एक परिमेय संख्या है। और ये किसके बराबर है, √5 के, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। ये लाइन कहती है परिमेय संख्या है, ये लाइन कहती है अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या होता है, इससे ऊपर जो हमने अभी अभी कथन लिखे हैं इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये मान के चले थे ना हम, हमारी कल्पना थी ये, कि हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर उसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत है, तो उसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन दिया वो सही है, तो वो लिख देंगे। आता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप ये कहेंगे जी हमने तो सिर्फ √5 के बारे में बात करी थी, अब हमने बता दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो जो, और 7 कैसी एक परिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय की गुना करते हैं तो क्या बनता है, अपरिमेय बनता है। इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको अपरिमेय लाना है। तो मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 6 को ले आएंगे इधर, घटा हो जाएगा, 6 को ले आएंगे हम, ठीक है, इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ से लेके आएंगे तो घटा 6 हो जाएगा, तो √2 अकेला रह जाएगा। √2 बराबर a/b घटा 6 हो जाएगा यहाँ पर। और √2 बराबर क्या हो जाएगा, b जो है एलसीएम आ गया है उसका, 6 का मतलब 6/1, तो b से b भाग हो गया, a घटा 6 भी बन जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर, ठीक है भाई। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, a/b बराबर 6/1, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b से b भाग हो गया, तो क्या बचा a, तो 1 से b गुना करेंगे, b आ गया, 6b ये आ गया, √2 बराबर इतना आ गया, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, a घटा 6b/b, ठीक है। अब अगला जो इसका थोड़ा सा भाग रह गया है वो उसे अगले पेज पर यहाँ पर देख लीजिए उसे। क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a घटा 6b/b भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पिछला पेज देख लीजिए, ये रखा a घटा 6b/b। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर, √2, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। अगली लाइन यही लिखेंगे हम, a और b पूर्णांक है तो a घटा 6b एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो इसी के बराबर है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये लाइन कहती है अपरिमेय संख्या, ये लाइन कहती है परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, दो कंडीशन आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हमें ये पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारा जो मानना है वो गलत है। जो मान के चले हैं, क्या मान के चले हैं, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।